बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी सोसाइटी का पहला इवेंट है, इंट्रोडक्टरी सेशन है। तो इसमें हम सोसाइटी के मिशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वो सब तो बाद में आप उसके साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ अब्बास भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब इसके बाद मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देना चाहता हूँ उमैर साहब। हश्र में सरकार कहाँ है, पूछे सभी। हश्र में सरकार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ
का हुजरा मदीने में है, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, or new members, welcome to the Paradigm Association Introduction Session at Nipur University of Science and Technology. I am Aksar Zal, your host for this event, and I am thrilled to be here with you all. Thank you so much. वेलकम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी सोसाइटी का। Paradigm Association aims to create a safe and welcoming environment where the youth can bring revolutionary changes in their lives and expand their worldwide dreams. We envision developing all such required skills in the youth that can enable them to face the challenges of modern era. Basically, क्या है कि there are different societies in university. Paradigm की खासियत या खासियत ये है कि we have a vision, हमारे पास एक प्रॉपर विजन है जिसको लेके हम चलेंगे। थ्रू आउट हमने पीछे काम किया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, प्रॉपर एक टीम है हमारे पास जिनके पास अपनी एक्सपर्टीज है उनकी फील्ड्स में। उसके बाद हम लोगों ने टीम बनाई, मेंबर्स को इकट्ठा किया जिनके पास अपनी डिफरेंट स्किल्स हैं, और सब स्किल सेट्स को इकट्ठा करने के बाद हमने एक सोसाइटी क्रिएट किया जिसके बाद अब जो हम काम करेंगे उसका विजन जो होगा वो बेहतरीन होगा और आप सबको नजर भी आएगा। तो इसलिए मैं मजीद कुछ नहीं कहूंगी, मैं अब मुल्तमिस हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट से कि वो स्टेज पे आए और आके, क्योंकि मैं तो एज अ मेंबर जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया या जो कुछ मेरे नॉलेज में था, लेकिन जिस इंसान ने ये चीज क्रिएट की है, आइडिया लेके आए हैं, उन्होंने टीम बनाई है, उनका विजन या उनके वर्ड्स डिफरेंट होंगे सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स की निस्बत, वो आपको बेहतर तौर पे गाइड कर सकते हैं। तो अब मैं मुल्तमिस हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला कुरैशी से कि वो स्टेज पे आए और आके हमें सोसाइटी की जो प्रेजेंटेशन है हमारे पास वो दिखाएं और अपने हालात का इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, अभी जब तक प्रेजेंटेशन कनेक्ट होती है तो तब तक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। व्हाट इज रियलिटी? एनीवन? कोई परसेप्शन? व्हाट इज रियलिटी? हकीकत क्या है? किसी को भी जवाब नहीं आता? कोई अपनी परसेप्शन होती है ना, जो भी है वो आप बताएं ना। बात में दम है, लेकिन एक आंसर ये जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये इसका जवाब आपको आगे मिलेगा इंशाल्लाह जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी। ये तो हाँ नहीं, ये एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं उसके, लेकिन उसका कंस्ट्रक्ट नहीं आता है कि रियलिटी है क्या चीज़। ठीक है, ये मेरे प्यारे भाई बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये मेरे भाई हैं, ये इनका कंस्ट्रक्ट है, लेकिन ये प्यारे हैं, ये इनका एडजेक्टिव है। ये फर्क है। एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी वजह पता है क्या है कि ये क्यों नहीं अंडरस्टैंडिंग बनती है? वो ये है कि 5 सेंसेस आपको बहुत लिमिट करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर आपके 5 सेंसेस में अभी सिर्फ ये पूरा हॉल आ रहा है, इसके बाहर जो कुछ हो रहा है वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी है ना वो भी, लेकिन सिर्फ उसको लिमिट किया आपके जो सेंसेस हैं उन्होंने। सो जैफा कितने तक पहुंचा क्या? ठीक है, चलो थोड़ा सा ना शुरू करते हैं। मैं एक तरह से मैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा देता हूँ सोसाइटी का। मैंने नहीं, मैं कहूँगा हमने किस तरह से इसको शुरू किया। ये बुनियादी तौर पर KMC के चंद लड़कों की साजिश है। ठीक है, हम कश्मीर मॉडल कॉलेज में थे तो उस वक्त से एक खसूसी तौर पर जब कोविड का दौर आया, उस टाइम हमें ख्याल आया कि एक वो रेनेसेंस का टाइम आया हमारा कि जब हमने सोचना शुरू किया, इन्विजन करना शुरू किया अपने आप को इस
इसको आप कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करना, दुनिया के अंदर अपने आप को, इस कायनात के अंदर अपनी जगह ढूंढने की हमने सोचना शुरू किया। उस वक्त हमें ये भी ख्याल आया कि यार आप यूनिवर्सिटी जाने लगे तो कुछ ना कुछ जो है इस हवाले से हमने अब खुद तो एडमिशन कर लिया है, अब बाकियों को भी इस तरफ लेके आना है कि वो भी इस स्ट्रगल में या इस सोच को वो भी सोचें। तो तब हमारा ख्याल था कि एक सोसाइटी हमें शुरू, बल्कि सोसाइटी से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का जहन में था हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जाए जो यूनिवर्सिटी से बालातर हो। बालातर में खैर नहीं आता है, लेकिन यूनिवर्सिटी से अलग हो, सिर्फ यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड ना हो, जितने भी मेंबर्स हों उसमें, जितने भी लोग हैं वो आ सकें। लेकिन वो भी हमने ट्राई किया, वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल हुआ। 2 लोग हम बैठे रहे और उसके अलावा जिनको बुलाया था उनमें से कोई भी नहीं आया। आज भी इसी तरीके से ये हम शुक्र है आज बल्कि 2 नहीं, आज ज़्यादा लोग हैं। तो आज ज़्यादा लोग हैं और आज उन 2 लोगों में इजाफा हुआ, जो 2 लोग विजन के साथ मुखलिस थे, उन 2 लोगों से बढ़कर आज कितने हो गए? किसी ने गिने इधर बंदे कितने हैं? बस चलो जितने भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा है। तो ये कामयाबी है इंशाल्लाह। और कभी भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सोसाइटी के विजन को आपने इस तरह से नहीं देखना कि ये मेरा विजन है या ये जो लड़के हैं सिर्फ इनका विजन है या जो 2-4 लड़के हैं इनका विजन है। ये विजन हर किसी का होता है जो इसको बिलीव करता है, ठीक है। विजन जो है वो वर्क उस टाइम करता है जब उसके ऊपर बिलीव करने वाला उस पर इस तरह से फर्मली बिलीव करता है कि उसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार होता है। हर हद में ये नहीं कहता हूँ कि आप इधर आगे कोई जंग शुरू कर दें, लेकिन कहने का मतलब है कि आप उसको फर्मली बिलीव करें। तो जो जो बिलीव करेगा ये उसका विजन है और इंशाल्लाह फायदेमंद ही होगा, क्योंकि हमने बुरा सोच के तो नहीं विजन बनाया। मैं ऐसे एक चीज़ और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जो मेन इधर लोग बैठे हैं, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए ना तो फिर आपको ये क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आप जहन अपना आपने दौड़ाना है कि किसी चीज़ में क्वेश्चन नहीं भी बनता, आपने क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन लाजमी करना है, क्योंकि क्वेश्चन के बगैर आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी। अच्छा चले कर लें क्वेश्चन। हर एक आदमी को क्या विजनरी होना चाहिए या नहीं, मिशनरी होना चाहिए या नहीं, और इसकी कितनी अहमियत है माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और इंसान की अपने सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर इसकी कितनी अहमियत है, इस बारे में। हर बंदा विजनरी होता है, सिर्फ उसके विजन की ब्रॉडनेस जो है ना वो डिफरेंट होती है। कोई बंदा ज़्यादा बड़ा विजन रखता है जिसको हम विजनरी कहते हैं, किसी का विजन बहुत छोटा होता है जिसको हम कहते हैं ये विजनरी नहीं है। अगर कोई रोटी कपड़ा मकान वाली साइकोलॉजी के अंदर बंदा है तो वो भी एक विजन रखता है, लेकिन वो विजन इतना छोटा है कि जब हम उसको ग्लोबल स्केल पे या अपने माशरे के स्केल पे देखने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि ये बंदा ये तो बस जानवर ही है, इंसान नहीं। यही मैं बात कर रहा हूँ ना, ये है नीड है, लेकिन इसको अगर बंदा विजन बना लेता है तो फिर ये विजन कितना छोटा हो जाता है। ये मैं वैसे सख्त एग्जांपल है, लेकिन एक जानवर जो होता है ना, कुत्ता कहूँगा, अगर कुत्ता जो है वो भी रोटी कपड़ा मकान के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उसके लिए लड़ता है। लेकिन कुत्ते और इंसान में फर्क क्या है? वही फर्क ये है कि जब कुत्ते के सामने कोई मोहल्ले में कुत्ता मर रहा होगा ना, वो उसके लिए नहीं जाएगा, लेकिन एक इंसान होगा, उसको अगर ये पता चलता है कि साथ वाले मोहल्ले के अंदर भी एक इंसान मर रहा है तो उसके दिल में जरा सी तकलीफ तो जरूर होगी। ये फर्क होता है इंसान और जानवर। तो इंसान इस तरह से जब विजन को अपने इतना लो कर लेता है तो वो इस साइकोलॉजी के अंदर चला जाता है, वो कुत्ते से भी बदतर हो जाता है। ये मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। या अच्छा कोई और क्वेश्चन, या आप कोई बात कर रहे थे पहले? अच्छा आप लोग कुछ बोले थे। 2023 खत्म हो रहा है, 2024 शुरू हो रहा है, इससे बढ़ के मोटिवेशन क्या है? मंडे से शुरू हो रहा है। हाँ ये वैसे मुझे नहीं था पता, मंडे से स्टार्ट, ठीक है। मोटिवेशन क्या मैं आपको कहूँ, मैं बल्कि डीमोटिवेट करता हूँ आपको। आपकी ज़िंदगी में से 1 साल ख़त्म हो रहा है,
इसमें इतनी बड़ी मोटिवेशन है, अगर आप समझने की कोशिश करें। अगर आपकी ज़िंदगी से 1 साल ख़त्म हो रहा है और आपने 1 साल ज़ाया कर दिया है, तो ये इतनी बड़ी मोटिवेशन है कि आप अगला साल ज़ाया ना करें। सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव का फ़र्क होता है। 1 साल ज़िंदगी का कम हो रहा है और इंसान ये सोच रहा है कि अभी भी मैं मोटिवेट होऊंगा, ये फ़र्क है। इसमें एक सवाल है ना, जी इसको जी। एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, मतलब क्या मयार होना चाहिए कि हमारा एक साल जो गुजरा है इसको हम कैसे एनालाइज करें कि हमने क्या क्या खोया, क्या पाया, इसके लिए क्या तराजू होना चाहिए, किस एतबार से? सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये बात उन्होंने ठीक की है। सिर्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन किस तरह से की जाए, वो उनका सवाल है। सेल्फ रिफ्लेक्शन इस तरह से की जाए कि एक मोमिन जो होता है ना, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसका अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। सर आ गए सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, एक मोमिन जो होता है उसका अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होता है। आप ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि आपका जो पिछला दिन था या जो ये साल गुजरा, ये अगला अगला उससे किस तरह से बेहतर हो सकता है। कितनी जगहों के ऊपर आपने लैग किया। अगर आपने समझते हैं किसी जगह लैग नहीं किया है, तो ये आपको अपने ऊपर एक दफ़ा दोबारा से नज़र दुरानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान लैग करता है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने खामियां और खूबियां दोनों रखी। आपने अपनी खामियों के ऊपर गौर करते रहना है और उसको खूबियों में बदलते रहना है। यही सेल्फ रिफ्लेक्शन हो सकती है, उसके अलावा क्या हो सकता है कि आप अपना एक विजन, जिंदगी का ना एक विजन हमेशा रखा करें। ठीक है, एक तो होता है कि ठीक है मैंने चंद चीज़ें हासिल करनी है ज़िंदगी में, बस काफ़ी है। एक होता है इंसान अब एक ऐसा गोल रखता है जो उसकी ज़िंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता। इतना बड़ा गोल रखना चाहिए कम से कम, कम से कम, क्योंकि जब इतना बड़ा गोल इंसान के पास होता है ना, फिर इंसान वो चीज़ें अचीव करता है जो कभी उसने सोची भी नहीं होती। वो एक सेइंग है, मुझे जहन में नहीं रही, एग्जैक्ट उर्दू में बयान कर देता हूँ कि अगर आप सितारों का विजन रखेंगे तो फिर आप चांद तक भी पहुंच जाए तो काफ़ी है। तो ये है कि विजन आप रखें, जब भी 2024 का अगर सोच रहे हैं कि क्या हमने विजन रखना है, तो ऐसा विजन रखेंगे जो कभी पॉसिबल ही ना हो। ये विजन रखें मैंने मार्स पे जाके उधर एक कॉलोनी बनानी है, फिर आगे देखें जिधर तक पहुंचते हैं। अब आपका स्कोप ब्रॉड हो जाता है ना, अपना स्कोप ब्रॉड करना असल मकसद है। बाकी जो कुछ होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। आप साथ अपनी तरफ से कोशिश करते रहें। चलिए ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टर जितनी देर में कनेक्ट होता है वो फिर बीच में हो जाएगा, इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, बिस्मिल्लाह। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा कि सोसाइटी का एक ब्रीफ इंट्रो मिलेगा, सबसे पहली चीज़। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि सोसाइटी क्या है, व्हाट आर वी, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम कैसे अचीव करेंगे, और हम आपसे क्या चाहते हैं। तो आगे इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ब्रीफ इंट्रो में सबसे पहले शुरू करते हैं सोसाइटी के नाम से। सोसाइटी के नाम में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इशू आता है। सोसाइटी का नाम पैराडाइज नहीं है, पैराडिगम नहीं है, ठीक है पैराडाइम। पैराडाइम का मतलब होता है जाविया, एंगल। अब पैराडाइम एसोसिएशन जो है ना, ये दो लफ्ज इकट्ठे नहीं जाते, मतलब इनका आपस में लिंक नहीं बनता। लेकिन जब तक आप उसको एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, खास तौर पे वो पर्सपेक्टिव ये है कि एक ऐसी एसोसिएशन जो एक नजरिए के, एक जाविया, एक एंगल की बुनियाद पर हो, और एक जाविया और एंगल लोगों को प्रोवाइड करती है दुनिया को देखने की। ये काफ़ी मैंने सोच कर ये नाम रखा था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि आगे ये चीज़ होगी कि पैराडिगम एसोसिएशन या पैराडाइज। और लोगो भी मैं आपको दिखाता, वैसे तो देखा हुआ आप सब नहीं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा रिव्यू होता, मैं उसके भी आपको डिकंस्ट्रक्ट करता कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है उसके ऊपर भी ना। अच्छा, बाकी जो हमारे फॉर्मल चीज़ें हैं कि सोसाइटी के विजन मिशन क्या है, जो रिटन फॉर्म में हमने सबमिट करवाए थे, वो किसी खाते में नहीं आते। वो असल जो होता है वो मैं आपको जो बताऊंगा सारा कुछ वही कुछ होगा, क्योंकि जो फॉर्मली जमा कराना होता है ना, वो उस तरह से नहीं होता है जिस तरह से एक इंसान उसको इन्विजन करता है। अच्छा, व्हाट आर वी?
कोई शख्स या कोई चीज क्या होती है, किस तरीके से डिफाइन होता है, कोई बताना चाहेगा आप में से कोई, या आप में से? मैं खुद ही बता रहा हूँ। वट आर वी जो है वो डिफाइन होता है दो चीजों से, कि एक चीज या एक शख्स क्या काम करता है और उस काम को प्रोपेल करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन सा मिशन होता है जो उसको मजबूर करता है वो काम करने। अब हम जरा अगर आप देखो, हो जाए कनेक्ट, हो गया? ठीक। ये जो है ये फॉर्मल चीजें हैं, ये भी थोड़ा सा आगे जाने की बात है। हाँ, अब यहां पर ये चीज आ गई, आगे जाने दो। The actions you take and the ideology that propels those actions. अब आगे जाने दो, ये भी बात मैंने कर ली। अच्छा, अब हमारा एक्शन क्या होगा, पॉज करो यहाँ पे। हमारा एक्शन क्या होगा, ये आप कह लो कि ओवरव्यू है इस चीज का। आइडियोलॉजी ये आपको हर जगह पे मिलेगी, जहां पर पैराडाइम एसोसिएशन के हर एस्पेक्ट के अंदर आपको आइडियोलॉजी मिलेगी। आइडियोलॉजी क्या है हमारी, ये आगे फिर मैं ये देखो ना ख्याल, ये आपको मैं आगे, क्योंकि आइडियोलॉजी का पूरा आगे प्रेजेंटेशन का मकसद ही यही है, वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज थी कि ऑर्गेनाइजेशन, आइडियोलॉजी की बेस के ऊपर अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने बहुत काम किया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, क्योंकि ये जो पीछे 4-5 महीने थे हमारे पास, इसमें हमने काम ही यही किया था कि किसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हमारी बेहतर हो, क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन बेहतर नहीं होती है, आप उस आइडियोलॉजी को जो आगे 2 स्टेप्स है वो कर ही नहीं सकते। किधर पहुंचे? अच्छा, उसका अगला स्टेप था एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन, जो आइडियोलॉजी आपको मिलेगी उसके बेस के ऊपर आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर चुके हो, अब उसको आपने फील्ड के अंदर अप्लाई करना है। फील्ड क्या है? पूरी दुनिया, पूरे नॉलेज की जो, ये आप ज्यादा आगे निकल गए, एक स्लाइड पे चले, नहीं एक स्लाइड का जी, ये आपने उस पूरी दुनिया के अंदर इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को, इस आइडियोलॉजी को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद जो सबसे अहम चीज है, लास्ट में सबसे अहम चीज, वो है प्रोपगेशन। आइडियोलॉजी तो मिल गई है, उसको उसकी बेस पे ऑर्गेनाइज भी कर लिया और उसको अप्लाई भी कर लिया, लेकिन अगर उसको आपने प्रोपगेट नहीं किया तो फिर आप फेल हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक वाकया हमें मिलता है, अल्लाह ताला ने एक बस्ती को तबाह करने का फैसला किया। उसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि वो बस्ती है उसको तबाह कर दो, तबाह और बर्बाद कर दो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, उस बस्ती के अंदर तो एक शख्स है आपका जिसने पलक झपकने तक का वक्त भी अपनी आपकी इबादत से नहीं उसने किसी और जगह पर सर्व किया, वो आपकी इबादत में लगा रहा सारा, उसके ऊपर भी इस तरह से अज़ाब नाज़िल कर दो। अल्लाह ताला ने कहा कि सबसे पहले उसके ऊपर करो। वो क्या करता रहा, जब वो इबादत करता रहा, जब बाहर जुल्म होता रहा, जो आइडियोलॉजी उसको दी थी मैंने, उसको उसने प्रोपेगेट नहीं किया। तो प्रोपेगेशन जो है ये बहुत अहम चीज है। अब अगली स्लाइड में जाने की जगह। अच्छा, ये वैसे अगर आप चलने दो ना स्लाइड पर, मैंने मेहनत करके एनिमेशंस भी डाली है तो थोड़ा, हाँ हाँ, ये देख सकते हैं, इसकी तारीफ करना जरूरी है। हाँ। अच्छा, आइडियोलॉजी क्या है हमारे? सब लोग मुसलमान बैठे हैं इधर, कोई और दीन का बंदा तो नहीं बैठा हुआ ना, सारे मुसलमान। फिर मसला खत्म हो गया, आइडियोलॉजी कौन सी हो जाएगी? इस्लाम। अच्छा, मैंने ये आयत नीचे क्यों ऐड की? ये आयत पढ़े जरा सारे, ऊंची बात, ये ऊंची बात। हाँ, यह आयत स्पेसिफिकली मैंने इसलिए चूज की कि जो नया दौर है ना, इस मॉडर्न एज के अंदर साइंस जो है वो हमारा एक, आप कह सकते हैं, लीडिंग फॉर्म ऑफ नॉलेज है, लीडिंग फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। उसको सबसे बड़ा मसला रिलीजन के साथ क्या है? उसको मसला ये है कि रिलीजन लिमिट कर देता है इंसान,
इंसान को इंफॉर्मेशन गैदर करने से लिमिट करता है। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक हद तक जाके रिलीजन कहता है कि इसके आगे आपने नहीं सोचना। इस्लाम ऑन द अदर हैंड स्पेसिफिकली आपको एक नया पर्पस देता है कि आप दुनिया में फिरो, जाके देखोगे खुदा ने किस तरह से कायनात बनाई, फिर उसको किस तरह से खत्म करेगा। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जो इस्लाम के साथ मखसूस है। और अल्लाह का बहुत करम है कि हम लोग भी इस्लाम में ही है, मुसलमान हैं, और हमने इस चीज को पहचाना नहीं। असल इशू ये है कि इस आयत में जो अल्लाह ताला ने विजन दिया, विजन ब्रॉडिंग की है हमारी, ये हमने पहचानी नहीं। हम मुसलमान तो हैं नाम के, लेकिन हम इसी वजह से इस इस्लाम से इतना डरते भी हैं। मतलब किसी जगह पे जाते हैं, मुसलमान ये ज्यादा दीनी बंदा नहीं बनना है हमने, उधर ये ना हो कि अगले जो है हमें अपनी महफिल से निकाल देंगे। वो इसीलिए होता है कि हमने कभी इस चीज को समझा ही नहीं है। इस्लाम आपको लिमिट नहीं करता, इस्लाम आपको विजन आपका ब्रॉड करता है, इतना ब्रॉड करता है जितना कोई और चीज नहीं करती। इसको आप आगे करें। अच्छा, अब स्टॉप कर। अच्छा, रेवोल्यूशनिस्ट, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलना है इस चीज का? जब ये दो चीजें कंबाइन हो जाती हैं तो क्या होगा? रेवोल्यूशनिस्ट पैदा होगा। ठीक है, वी आर हियर टू रेवोल्यूशनाइज द सोसाइटीज माइंडसेट। हम सोसाइटी को रेवोल्यूशनाइज करने हैं। अच्छा, इसको भी आगे करें, इसका अगला पार्ट भी आगे। स्टॉप। अच्छा, रेवोल्यूशनिस्ट और लीडर के अंदर फर्क होता है। रेवोल्यूशनिस्ट वो शख्स होता है, सॉरी लीडर मैं आपको बताता हूँ पहले क्या होता है। लीडर वो होता है कि चंद लोग हैं, उन्होंने गैदरिंग की हुई है, वो किसी जगह पे जाना चाहते हैं, उस जगह पे जाने के लिए वो एक बंदे को मुख्तस करते हैं, ये कि आपको रास्ता पता, आप ले चलो। विजन जो है वो उसको मैसेज देते हैं, लोग देते हैं। एक रेवोल्यूशनिस्ट वो होता है जो विजन खुद लेता है, उसके पास खुद विजन होता है, उसके ऊपर लोगों को लेके चलता है। वो कहता है कि अच्छा मैंने यहाँ से पिंडी जाना है, तो जिसने चलना है मेरे साथ चलो, मैं आपको लेके चलूंगा। जो लीडर होता है उसको लोग कहते हैं यार हमने जाना है, आओ भाई साथ हमारे, आप भी लग जाए साथ। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशनिस्ट का उसके लिए क्या याद उसके अंदर होती हैं, फिर आप आगे चले गए, वापस जाओ, जब मैं बताऊंगा आपको फिर आपने आगे करना है। सबसे पहली चीज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी होगी तो फिर आगे कुछ होगा, वरना नहीं होगा। आइडियोलॉजी वो आपको मैंने बता दी क्या चीज होगी, इस्लाम। दूसरी चीज है एक्शन प्लान। जो रेवोल्यूशनिस्ट होता है उसको पता होता है कि मैंने कब इस आइडियोलॉजी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है और किस तरीके से लोगों के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। ये भी बहुत अहम चीज है। तीसरी चीज है एटीट्यूड। अब एटीट्यूड मैं नहीं कह रहा हूं कि आपने जाके घर अपने रोटी नहीं खानी कि भाई मैं रेवोल्यूशनिस्ट हूं, एटीट्यूड दिखाना जाके, ऐसे नहीं करना। एटीट्यूड ये है कि आपको पता हो कि किस बंदे को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जहां पर आपने किसी शख्स के साथ सख्त अल्फाज में बात करनी है, आपको पता होगा सख्त अल्फाज में बात करनी। जहां पर आपने नरम लहजे में बात करनी है, आपको पता होगा नरम लहजे, इधर यहाँ पे मैंने नरम लहजे में बात करनी है। मैं थोड़ा गला खुश्क है, इस वजह से बोलने में थोड़ा इशू हो रहा है। तो ये तीन चीजें जो मिलकर एक रेवोल्यूशनिस्ट को पैदा करती है। आगे नहीं। अच्छा, व्हाट टू एक्सपेक्ट। हम सोसाइटी के अंदर आप क्या क्या चीजें देख सकते हैं, हम किस तरीके से बेसिकली आदमी समझ लें, ये स्पेसिफिक चीजों की बात हो रही है। कोई मैं आपको आगे इसको करो, आगे मैं आपको क्लियर करता हूँ बात क्या है। हाँ, एक्सपेक्ट आपने क्या करना है सोसाइटी से। इस्लाम को हम इन डोमेन्स के अंदर देखें, ये चार मेन डोमेन्स हैं। किसी भी चीज को आप लाना चाहें तो इन चार डोमेन्स के अंदर आ जाते हैं। फिलॉसफी, साइंस, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। बल्कि इसमें तो मैं कहूंगा कि फिलॉसफी और पॉलिटिक्स जो है ना, ये भी इन सब की मदद है, इसी से आगे सारा कुछ निकलता है। इकोनॉमिक्स भी जो है वो एक तरह से पॉलिटिक्स की ब्रांच है। ठीक है, साइंस जो है वो भी एक तरह से फिलॉसफी की ब्रांच है। फिलोसोफर्स ने आगे साइंस को शुरू किया। खैर ये बात आगे कहीं और निकल जाएगी।
इस्लाम को हम इन मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में देखेंगे। अब मैंने जो शुरू में एक क्वेश्चन आप लोगों से किया था, व्हाट इज रियलिटी, हकीकत क्या है, वो किस चीज में आ गया? फिलॉसफी। साइंस के अंदर भी इस्लाम के अंदर आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि इस्लाम ने आपको लिमिट नहीं किया है, आपको एक्सपेंड किया है। आप किस तरीके से इस दुनिया को आपने देखना है और इसके अंदर तजस्सुस आपके अंदर एक तरह से पैदा किया। तो वो साइंस की कैटेगरी में आ जाता है। साइंस की एक मेथडोलॉजी, एक तरीका है कि यार हमें किस तरीके से इस दुनिया को समझने की कोशिश करनी है। तो इस्लाम ने ये भी सब कैटेगरी के तौर पर आता है। इस्लाम इकोनॉमिक्स ये भी आ गया, ये आप सबको पता है इस्लाम के अंदर इकोनॉमिक्स का पूरा इकोनॉमिक मॉडल है उसका अपना। चौथी चीज आ गई पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के अंदर थोड़ा सा आगे जाके भी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं स्पेसिफिकली किस चीज की बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, या फिलोसफी के बाद आप कर रहे हैं। पॉलिटिक्स को भी इस्लाम ने बहुत हद तक डील किया, बहुत हद तक। मतलब आप समझ लें कि आपके डे टू डे लाइफ से लेके, ये भी समवट पॉलिटिक्स नहीं आता, आपकी डे टू डे लाइफ से लेके आपके गवर्नमेंट लेवल के जो काम है या ग्लोबल लेवल के काम है, हर चीज के अंदर इस्लाम ने आपको गाइड किया। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब ये स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज आने लगी हैं कि हम क्या क्या एक्टिविटीज आपको मिलेंगी और किस तरीके से हम ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स हैं, मिशन है, इसको किस तरीके से अचीव करेंगे। एक्सपीरियंसेस जो रिक्वायर्ड होते हैं रेवोल्यूशनिस्ट को, वो ये सोशल वेलफेयर, पॉलिटिकल एक्यूमेन और इकोनॉमिक्स। ये तीन चीजें जो मेन है। सोशल वेलफेयर में आता है, उसको पता हो कि मेरे इलाके में, मेरे दुनिया में या मेरे मुल्क के अंदर लोगों को क्या मसाइल है, ठीक है, लोगों के क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से उनको डील किया जाए। इकोनॉमिक्स ये भी उसी की एक तरह से बनाना चाहिए कि उसको पता हो कि लोगों के क्या इकोनॉमिक मसाइल हैं और कौन से ऐसे इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जो उन लोगों के मसाइल पैदा कर रहे हैं। फिर आ जाता है पॉलिटिकल एक्यूमेन, कि उसको पता हो कि जो पॉलिटिकल एक आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर राइज है उसके मुल्क के अंदर या उसके दुनिया के अंदर। आपने, क्योंकि मैं दुनिया की बात करूंगा, दुनिया से नीचे बात करना जो है वो इस्लाम की तौहीन है। इस्लाम पूरी दुनिया के लिए है, तो उसको पता हो कि दुनिया के क्या मसाइल हैं पॉलिटिकली, और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर राइज है वो किस तरह से उसको हमने डील करना। आगे करते। अच्छा, पॉज। एक और चीज जिसके ऊपर मैं बहुत, मेरा दिल था कि इसके ऊपर वर्क किया जाए, वो है प्लेटफॉर्म फॉर एक्सप्रेशन। आज आप देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन में आपके सामने दे रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाए कि हर जो मेंबर हो, एटलीस्ट मेंबर्स को तो प्रोवाइड की जाए कि वो अपनी सलाहियतों को जाहिर कर सकें लोगों के सामने। इसमें आ जाता है सबसे पहले टेड टॉक्स। टेड टॉक्स पता है आपको? पता है? बड़ी सी बात है, मैं अक्सर लोगों को नहीं पता होता। टेड टॉक्स जो है वो बेसिकली, जिस तरह मैं भी आपके सामने बयान करूँ, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन आप तैयार करके आएंगे किसी टॉपिक के ऊपर, आपको एक ऑडियंस दी जाएगी, उनके सामने आपने प्रेजेंट करना। इससे आपकी अपनी तैयारी भी होती है, और जब ऑडियंस होगी वो सुनेगी, उनकी भी तैयारी होगी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी बढ़ेंगी और आइडियोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। ठीक है। लिटरेचर एक ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर कोई भी आइडियोलॉजी खड़ी होगी। इस्लाम है, उसका लिटरेचर क्या है? कुरान। ईसाइयत है, उसकी क्या लिटरेचर है? और हिंदुइज्म का खैर वो बहुत डाइवर्स है, उसमें इस तरह से नहीं आपको मिलता, कोई एग्जैक्ट चीज नहीं मिलती, लेकिन लिटरेचर की बुनियाद के ऊपर हर आइडियोलॉजी, हर मूवमेंट, हर तहरीक खड़ी होती है। इसके ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह इसकी भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। मैं इस पर भी वर्क कर रहा था, मैं आपको आगे मजीद एक चीज पता चलेगी जिस पे भी रिसेंटली हम काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि लिटरेचर आप प्रोवाइड करेंगे, उसको हम पब्लिक करने की कोशिश करेंगे पूरी जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी हुई। दूसरा, उसको हम प्रोपोगेट करेंगे अपनी विद इन द सोसाइटी और आउट ऑफ द सोसाइटी, यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी के बाहर, हर जगह इंशाल्लाह। फिर आ जाते हैं इवेंट्स। इस तरह भी हमने एक कोशिश की है, इस तरह से मजीद इवेंट्स आएंगे काफी सारे, और एक इवेंट है जिसके ऊपर अभी वर्क भी कर रहे हैं। मैं ये चाह रहा था कि ये इवेंट हो जाए, फिर आप सबको मेंबर्स के सामने वो क्लियर किया जाए कि हम क्या मजीद आगे करने वाले हैं।
इंशाल्लाह वो वर्थ इट होगा आपके, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे लोग, है। आगे आप करें, ये लैपटॉप ऑन करने चलेंगे, सबको पता चलेगा। वैसे तो जो लोगों ने सारों ने ये देखा हुआ ही है, फिर आप आगे चलेंगे। वापस करो यार, यार इस आवाज पे मैंने अपना ही मजा है, जल्दी करो। अच्छा ये इधर पॉज करो रहेगा। अब ये हम लोग गए थे, ये आप सबको पता ही होगा वैसे जो मेंबर हैं सारे, कि पार्लियामेंट में हमारा एक टूर हुआ था। ये हंगामी सूरत हाल में हुआ था और पहला पहला था, इस वजह से हमें इतना पता नहीं था इस चीज़ का, कि हमने जो 10-11 नाम दिए हुए थे हम सिर्फ वही लोग गए, बाकियों को भी बड़ा एतराज़ था लोगों को कि जी हमें नहीं लेके गए। तो आपका एतराज़ बिल्कुल जायज़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उसमें हम तमाम मेंबर्स को इंगेज करेंगे इंशाल्लाह। तो आगे करो। अच्छा इस तरह की अपॉर्चुनिटी ये वैसे ये पीछे आप मिस कर रही है यार, पीछे पीछे आने दो। इस तरह की एक्टिविटीज जो होती है ना, ये वैसे ये बहुत वैल्यूएबल होती है। पार्लियामेंट का जिस तरह विजिट हुआ ना हमारा, बहुत कुछ आपको पता चलता है। और एक वैसे मैं आपको बताऊँ, एक हमें एक हमारे जहन में होता है कि पार्लियामेंट जा रहे हैं पता नहीं क्या हो जाएगा, है होता है पता नहीं उधर कोई बलाएं रहती हैं, वहाँ कुछ भी नहीं होता। आप वहां पे जाके आपको एहसास होता है कि वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। वो भी 2 वक्त 3 वक्त रोटी खाते हैं, वो शायद थोड़ी ज्यादा अच्छी खाते हो, आप भी 2 वक्त 3 वक्त रोटी खाते हो, आप भी इंसान। कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ एक कंस्ट्रक्ट होता है जिसको हमने अपने जहनों में जगह दी होती है, जिसकी वजह से वो उस लेवल पर होते हैं और हम इस लेवल पर। उस कंस्ट्रक्ट को चेंज करना असल हमारी जिम्मेदारी है सोसाइटी में। अच्छा ये जो हमारा कार का विजिट हुआ था, ये भी आप लोग इसमें शामिल थे। तो इंशाल्लाह इस तरह की मजीद एक्टिविटीज होंगी। अभी इधर बहुत सारी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं उनके साथ मिलकर हम कोलैब करेंगे। और एक तो मैं बल्कि इस पर कोशिश कर रहा हूँ कि सोशल वेलफेयर के लिए हम बच्चों को लेके चलें। मुख्तलिफ इलाकों में वो फजलमान साहब जो हैं वो उनके साथ इंशाल्लाह कोलैब करेंगे। और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो दूर दराज इलाकों में जाते हैं। अभी सैलाब का वाक़या हुआ, मैंने खुद कुछ मतलब अपने जितने कर सकता था कोशिश की, और बहुत लोगों ने मैंने उधर देखा, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो इंशाल्लाह उनके साथ हम भी चलेंगे। और इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस होता है कि आपको पता हो कि आपके लोगों के साथ क्या मसाइल। यहाँ पे बैठ के हम टीवी में देखते हैं, लेकिन जब तक वहां पे पहुंच कर वहां पे जाके हम उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते, हमें वो पता नहीं चलता उनका क्या दर्द है। अभी इस तरह गजा का हम देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे तो हम देख लेते हैं, एक वीडियो देखी, नीचे से गए तो कोई रील आ गई किसी और की, बस फिर गया वो सारा जो असर था, वो सारा भूल जाते। लेकिन जो वहां पर लोगों के साथ हो रहा है वो उन्हीं को पता। आगे करो। अच्छा ये भी यूथ समिट था, ये भी मैं आपसे माजरत करता हूँ सबसे, हंगामी सूरत हाल नहीं था। हमें सिर्फ 3 लोगों का बताया गया कि आप 3 लोगों से ज्यादा ना लेके आए, क्योंकि उनको भी नहीं था पता मेरे बारे में, मतलब हमारी सोसाइटी के बारे में। तो जैसे उनको पता चला उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और हमें उन्होंने कहा कि आप में से 2-3 बंदे लेकर आए। जो 2-3 बंदे अवेलेबल थे उनको मैंने उनको फौरन नाम दे दिया और उन्होंने फिर आगे ये नाम रजिस्टर कर लिया था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेके जा सकें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, व्हाट ड्राइव्स अस, हमारी मोटिवेशन क्या है, क्यों हम ये काम करना चाहते हैं। मैंने पहले भी आपसे थोड़ी बात की थी जिससे हम अभी प्रेजेंटेशन लगी नहीं थी। मोटिवेशन, बल्कि खैर इधर क्लियर हो जाती है आपसे बात, ये प्रेजेंटेशन लगी अगली ये स्लाइड तो खैर। द बुक, बुक कौन सी? कुरान। कुरान ने जब आपको खुद लिमिट नहीं किया, आपको एक नया विजन दिया, एक्सपेंड किया, तो फिर उसके बाद उससे बढ़कर मोटिवेशन क्या रह जाती है इंसान के पास? फिर कोई और मोटिवेशन नहीं रहती। आगे क्या, आगे भी एक आयत भी है, अब ये पढ़े जरा आयत सारे ऊंची आवाज।
अल्लाह ने ये दीन भेजा अपने नबी को इसलिए कि तमाम अदयान के ऊपर गालिब करें। अब ये इतनी बड़ी मोटिवेशन है, इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि कुरान के अंदर भी कोई और मोटिवेशन नहीं है। इतनी बड़ी मोटिवेशन ये कि आपको अल्लाह ताला ने ये विजन दे दिया कि ये अब ये आप इसको स्पेसिफिकली उस डोमेन में ना देखें, रिलीजन की डोमेन, आप इसको इस डोमेन में देखें कि जो रिलीजन सारी दुनिया में फैले हुए हैं ना, सारी दुनिया में फैले हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो आपको विजन दे के भेजा वो पूरी दुनिया के लिए दे के भेजा। कि आपकी जो स्ट्रगल होगी वो सिर्फ ये नहीं है कि एक इलाके के लिए या एक गांव के लिए होगी, आपकी स्ट्रगल पूरी दुनिया के लिए। और मैं तो समझता हूं, मेरे ख्याल से तो मुझे तो ऐसी इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं मिली मोटिवेशन के लिए इंसान आगे करे। अच्छा, चेंजिंग वर्ल्ड, सॉरी, दुनिया बड़ी तेजी से चेंज हो रही है। एआई इज द फ्यूचर, बल्कि एआई से भी बढ़कर आगे चीजें आने लगी हैं जो कि ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेंगे इंसानियत के लिए जो हमने आज तक एक्सपेक्ट नहीं किए। जब इंटरनेट आया था 2000s में, आई थिंक इसका जो मेन बूम आया था वो 2000s में, तो उस वक्त लोगों को आप समझ नहीं सकते कि लोग उसको किस तरीके से अपनी जिंदगियों में एडजस्ट करने से इस तरह से हट रहे थे पीछे ना, कि पता नहीं कोई बला आ गई। लेकिन आज वो हमारे लिए कितनी नॉर्मल है ना। तो इसी तरीके से एआई आज आ रही है इस दुनिया के अंदर, नई दुनिया आ रही है वो एआई की है। तो एआई आज तो हमें ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन जब वो आएगी ना तो ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज को, ऐसे ऐसे अच्छी और बुरी दोनों अपॉर्चुनिटीज को वो इतना नॉर्मलाइज कर देगी कि फिर जिसको आज हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा होगा। फिर मैं बल्कि एक आपको विजन ब्रॉडनिंग के लिए एक चीज बताता हूँ कि कितने लोग मानते हैं कि एआई सेंटिएंट हो जाएगी। सेंटिएंट समझते हैं, मतलब खुद सोचना शुरू कर देगी। कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, ये साइंटिस्ट भी इस पर बिलीव करते हैं। जी, कितने लोग बिलीव करते हैं? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, काफी बता रहे हैं। अच्छा, अगर एआई सेंटिएंट हो जाती है, उसकी जंग किसके साथ होगी? जी, ह्यूमंस के साथ। ह्यूमंस में से भी किसके साथ? जी, ऊंची बात से बोलो जी। नहीं, मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूं। जब एआई सेंटिएंट होगी, उसकी जंग होगी गोरों के साथ। हम तो कोलैटरल डैमेज में मारे जाएंगे। नहीं, देखो ना आप किस लेवल पे खड़े हो। आप अभी अपने आप को पाकिस्तान के लेवल पे नहीं सोच सकते, तो आप दुनिया के लेवल के काम किस तरह करोगे? आपको तो उन्होंने अपना दुश्मन भी ट्रीट नहीं करना है। रोबोट्स अगर आ जाते हैं और आके वो कब्जा करना शुरू कर देते हैं, उन्होंने आपको लिफ्ट ही नहीं करानी है। उन्होंने उनसे लड़ना है तो आपने मुफ्त में मारे जाना है। ये बहुत बड़ा इशू है कि हम जो ये नई दुनिया में जो चेंजेस आ रही हैं उनको हम लीड नहीं कर रहे हैं, हालांकि लीड करना हमारा काम था। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया ना, विजन ब्रॉडनिंग किस तरह से इस्लाम ने की है। इतनी विजन ब्रॉडनिंग करके भी अगर मतलब आपने कोलैटरल डैमेज में मारे जाना है तो फिर क्या फायदा हुआ उस चीज? आगे करें। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो जुगाड़ भी अपने नुकसान के लिए लगाते हैं हम लोग अक्सर, बल्कि मेनली यही होता है, हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। अच्छा, ये मेन स्लाइड है इस पूरी प्रेजेंटेशन। ये क्या है? इस साइड पे क्या नजर आ रहा है? LGBTQ। और इस तरफ क्या नजर आ रहा है? OIC। ठीक है, ये आईवी लीग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। वहां पे मतलब कॉलेजेस बोला जाता है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये आईवी लीग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। ये इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बात है। ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब अगर किसी को आप बोलो
ये लोग मीठे मीठे लोग, ये इस इतने लोगों के ऊपर, इतने मुल्कों के ऊपर भारी हैं। ये किस तरह से है? ये इस तरह से है कि इनके जो लोग हैं ना, इनकी जो यूथ है, उसने अपने आप को ग्लोबल लेवल पर इमेजिन नहीं किया। और ये आईवी लीग कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये इससे गिरी हुई आइडियोलॉजी और कौन सी हो सकती है, जो इंसान को उसकी नेचर के खिलाफ ले गई है। गलत आइडियोलॉजी को उन्होंने ग्लोबल लेवल पर बिलीव किया, उसको एनविजन किया। इस बुनियाद के ऊपर वो इतनी बड़ी जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, इतने लोग नजर आ रहे हैं, उनके ऊपर भारी हो। मुल्कों के सदर खड़े हुए हैं। ये इधर आपको इनको शायद तो लिफ्ट भी नजर आता हो, लेकिन उनका इंपैक्ट पूरी दुनिया पे कितना। जो मैं अब थोड़ा सा यहाँ पे ये क्लियर करता हूँ आपको बात कि हमारी सोसाइटी के जो सबसे मेन विजन है वो इसमें आपको क्लियर है कि जो हमारे यूथ है, जो स्पेसिफिकली मुस्लिम यूथ है, वो अपने आप को इन आईवी लीग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से बढ़कर दुनिया में ग्लोबल लेवल पर रिवीजन कर सकते हैं। आगे करें। अच्छा, व्हाट डू वी वांट फ्रॉम यू? आगे करो, ठीक है। टू बिलीव, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप बिलीव करें कि ये स्ट्रगल किसी काम के लिए बेमकसद नहीं है। जब तक आप बिलीव नहीं करने, बल्कि आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन रोमियो के खिलाफ जंग हो रही थी, हजरत उमर का दौर, हजरत अबू बैदा बिन जर्रा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो लीड कर रहे थे मुसलमानों को रोमियो के खिलाफ। उनको अचानक जरूरत पड़ गई कुमक की। कुमक पता है, रिजर्व फौज जो होती है, मतलब उनको चाहिए थी, मजीद फौज चाहिए थी। उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को खत भेजा कि या अमीरुल मोमिनीन, हमें कुमक भेजे। अब जंग चल रही है और हजरत उमर ने हजरत अबू बैदा को खत लिख के भेजा, कुमक नहीं भेजी, खत भेजा। खत में क्या लिखा हुआ था? खत में लिखा हुआ था कि अबू बैदा, मैं तुम्हें कुमक तो नहीं भेज रहा अभी, क्योंकि वो सारी दुनिया में फैली हुई थी, मतलब फारस के साथ भी चल रही थी जंग, और उस टाइम उनके पास रिजर्व फौज थी भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ये असूल ना बता दूं कि जंग जीती किस तरह जाती है। उसमें लिखा हुआ था कि असूल क्या है, हजरत उमर ने बताया, मेरी या किसी और की बात नहीं, हजरत उमर की बात। जंग इस तरह जीती जाती है कि जब दो फौजें मैदान जंग में आती हैं आमने सामने, उनमें से वो जो फौज होती है वो जीत जाती है जो अपने मिशन पे ज्यादा बिलीव करती है, जिसका ईमान ज्यादा होता है। अब ईमान ज्यादा होने से क्या मतलब है? यह तो नहीं है कि मतलब हमारा, वैसे तो हमारा ईमान जाहिर सी बात है, हम अल्लाह ताला के ऊपर बिलीव करने वाले, इस्लाम के ऊपर बिलीव करने वाले, वी आर ऑन द राइट रिलीजन। लेकिन हजरत उमर ने यह बात नहीं की है कि आपका रिलीजन कौन सा होगा। जोन सा भी रिलीजन है, जोन सा भी मिशन है, जिसको आप बिलीव सही तरीके से करते हो, फर्मली बिलीव करते हो, वो जीत जाता है। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर है कि सबसे पहले आपने उसको बिलीव करना, फर्मली बिलीव करना कि ये स्ट्रगल बेमकसद नहीं है, किसी मकसद के लिए। आगे बढ़ो। अच्छा, पॉज। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड का हिस्सा है, टू टेक एक्शन। बिलीव तो कर लिया, एक्शन करना। एक्शन इस तरह से है कि एक तो ये चीज है कि जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर आगे काम होते हैं ना, एक तो वो चीज होती है, जिस तरह आज इवेंट को ऑर्गेनाइज करना एक काम था, उसी तरीके से बंदों का आना एक काम था। ये एक चीज, ये तो काम है स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए काम। एक काम है जो आपने सबसे डिफरेंट करना है, वो क्या है? आपने इनिशिएट करना है, मुख्तलिफ काम आपने इनिशिएट करना है। मैं अभी बाकी जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात ये करता रहता हूँ अक्सर कि आप लोग लीडर्स नहीं हो, यू आर द लीडर मेकर्स। आपने लीडर्स पैदा करने हैं, आपने रेवोल्यूशनरीज पैदा करने हैं। आप इनिशिएट नहीं लोगे प्रोजेक्ट्स को, मुख्तलिफ कामों को, तो किसी और से क्या एक्सपेक्ट करते हो? जिस तरह हमने मिलकर ये सोसाइटी के इनिशिएट किया है, इसको इसके कोशिश की हमने, ठीक है, एक आइडिया दिया, एक आइडिया के ऊपर फिर एक्शन लिया। इसी तरीके से आपने मुख्तलिफ और काम करने, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लेके आओ। मैं बल्कि थोड़ा भी फॉर्मल इनफॉर्मल होकर आपसे बात करता हूँ। आप लोग ऐसा करें कि
आप समझते हैं कि सोसाइटी के अंदर एक इशू है, सॉरी सोसाइटी से मेरा मतलब था कि मस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि स्पेसिफिकली अभी मस्ट के अंदर ही है, उस इशू के लिए आप एक पूरा एक्शन प्लान लेके आए सोसाइटी के पास, मेरे पास लेके आए, उसके ऊपर फिर हम मिलकर काम करेंगे ताकि वो मसला तो हल हो ना। ठीक है, अक्सर मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि दिल की बात करता हूँ, सियासत बहुत होती है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं जो इस वजह से नहीं हो पाते कि किसी ना किसी को कोई ना कोई, थोड़ा वैसे सख्त लफ्ज़ है लेकिन नहीं करता इस्तेमाल, किसी ना किसी को कोई पंगा करना होता है, ये मैं अल्फाज चेंज कर लिया, पंगा करना होता है किसी ना किसी को। तो आपने उस पंगे से हट के अगर आप अपने आप को सही समझते तो आप इनिशिएट करें ना काम, आप इनिशिएट करें, आइडिया और एक्शन प्लान लेके आए, इंशाल्लाह आपको पूरी सपोर्ट की जाएगी। जिस हद तक पॉसिबल हुआ पूरी कोशिश करेंगे कि वो काम हो जाए। तो इनिशिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं ये कहूंगा कि आप इस विजन पे बिलीव करते हैं ना, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने की वजह से, ये मिशन आपसे ये चीज डिमांड करता है कि आप इनिशिएट करें चीजें, करें आप सर, शेप द फ्यूचर विद अस। सोसाइटी हमारी, अब इसका एंड होने लगा इस प्रेजेंटेशन का, तो इसमें एंड में यही बात आती है कि पास्ट से आपने सीखना है, प्रेजेंट के अंदर लगाना है, लेकिन उसका मकसद क्या होगा? टू शेप द फ्यूचर। हो सकता है कि इस चीज का फल, जो आप काम कर रहे हैं उसका फल आपको इस दुनिया में ना मिले, हो सकता है आपकी 10 जनरेशन को भी ना मिले, लेकिन आपसे इस चीज का सवाल नहीं होना कि उसका फल किसने खाया। आपसे इस बात का सवाल होना है कि जो आपने काम इनिशिएट किया वो उस पर आपने कितने, उस पर मेहनत की, उस पर कितना बिलीव करते थे आप। ठीक है, आपको फल नहीं मिला इस दुनिया में, आगे भी नहीं जाके मिलेगा, आपकी जो 10 जनरेशन उनको नहीं मिलेगा, लेकिन क्या आपका 11वीं जनरेशन उसका फल खाए। तो आपने इस चीज से बालातर होके कि जो हम कोशिश कर रहे हैं उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपने इससे बालातर होके काम करना है, पूरी कोशिश करनी है, आगे करें। ये थैंक यू आ गए, ठीक है, पढ़ सकते हैं ना सारे, या मुझे बताना पड़ेगा? ये हमारी प्रेसिडेंसी, बाकी आपको इंशाल्लाह स्ट्रक्चर भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, वो भी कंप्लीट है। सिर्फ मैं चाह रहा था ये हो जाए, इसके बाद आपको शेयर करूंगा। आगे करो। ये हमारे एडवाइजर हैं, अभी सर मेरे ख्याल से चले गए, उनकी क्लास थी। दूसरी जो है वो मेरी कज़न भी हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं आ सकती। तो थैंक यू, शुक्रिया आप सबका आने का, जो जो आए हैं। मैं सच्ची बात बताऊँ, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने लोग भी आएंगे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और मैं सच्ची बात कहूँ, ये बात भी कि आप, यू आर द वंस हु हैव बीन चोजन। आप इस वक्त कोई और काम भी कर रहे हो सकते थे, लेकिन इस मिशन के लिए अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है। मैं इस चीज़ को बिलीव करता हूँ। लास्टली ये मैं 2 अल्फाज कह जाता हूँ कि आपकी इस यूनिवर्सिटी लाइफ, बल्कि जो जूनियर होते थे तो ज़्यादा बेहतर था कि यूनिवर्सिटी लाइफ है, ये इंसान एक ये सोच लेके आता है कि यार मैंने यादें बनानी है, अच्छी जिंदगी गुजार के चले जाना है बस। ये आपको अक्सर लोग कहते भी नहीं है, यही कहते हैं ना, यादें बनानी है बस, ठीक है चले जाएंगे, बाद में याद करते रहेंगे। मैं आपसे कहता हूँ ये काम आपका नहीं है। आप यादें सब बनाते हैं, आप तारीख लिखते जाओ, उसके लिए कोशिश करो। तालीम जाने से नहीं तारीख लिखी जाती है, कोशिश करने से लिखी जाती है। तो क्वेश्चंस अगर कोई करना चाहे करें, मैं इधर ही बैठा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि अभी आपने प्रेजेंटेशन में बताया कि दुनिया जो है वो चेंज हो रही है, दिन ब दिन नई से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आज तक जितनी भी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, उसका हमारे दीन को या एज ए मुस्लिम सोसाइटी हमें फायदा पहुंचा है या नुकसान ज्यादा हुआ है? और अगर नुकसान हुआ है तो उसकी वजूहात क्या है, और अगर फायदा हुआ है तो वो किस, उसकी भी क्या वजूहात है, क्या हमें फायदे हुए हैं, और अगर नुकसान हुआ है तो उसकी कॉजेस क्या है? अभी आप देखें ना, अगर मेरी आवाज ठीक है ना, अच्छा, अगर आप अभी देखें ना, रिसेंटली मैं इसको कहूंगा कि ये बहुत पुरानी बात नहीं है। रेनेसेंस का जब टाइम आया ना यूरोप के अंदर,
और यूरोप ने नई फिलोसफीज, नई आइडियोलॉजीज, साइंस के अंदर उन्होंने तरक्की करना शुरू की, तो उसके पीछे एक विजन था, उस विजन के ऊपर उन्होंने काम किया, इसलिए उनको फायदा देगी चीज। आप टेक्नोलॉजी को एज ए टूल देखें ना, टेक्नोलॉजी तो टूल है, वो फायदा नुकसान वो नहीं देती है, उसको इस्तेमाल करने वाला फायदा नुकसान देता है। अगर आप बंदूक पकड़ के अपने सर पे गोली मार देंगे तो उसका क्या फायदा होगा, ठीक है। तो अगर आप अपने दुश्मन को मारेंगे तो आपको फायदा होगा। टूल को एज ए टूल ही देखें। मैं जो जिस चीज को बिलीव करता हूँ वो ये है कि हमें नुकसान ही हुआ, उसकी वजह यह है कि हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया ही नहीं है। पहली बात तो ये, जब इस्तेमाल किया तो गलत चीज के लिए इस्तेमाल किया। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन आंसर हो गया, या कोई और बात आपने पूछनी है? खैर, किसी और का कोई क्वेश्चन है, खुल के करें क्वेश्चन, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, माइक ऑन। अभी टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, तो बहुत से लोग का ये मानना है कि जो एआई है वो हमारा काम बना भी रही है, और बहुत से लोग का ये मानना है कि एआई हमारा काम बिगाड़ रही है। अब इस सेंस में आप क्या कहते हैं कि एआई कितना सालों के लिए हो गई है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि एआई हमारी जॉब खा रही है, और इसके रिलेटेड से वैसे एक बात मैं कहूंगा कि मैं सोच रहा था थोड़ा सोसाइटी की फंक्शनिंग के वाले से क्वेश्चन होंगे मेरी आइडियोलॉजी के बारे में नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, मैं आंसर करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ आंसर। एआई जो है ना, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है। मैंने ये बात पहले भी की थी कि टेक्नोलॉजी मैटर नहीं करती है, उसका इस्तेमाल मैटर करता है। एआई किसी की जॉब खा रही है तो किसी को जॉब प्रोवाइड भी कर रही है, ठीक है। ये अपने पर्सपेक्टिव की बात है और वक्त के साथ साथ चेंज करने की बात। अगर आप वक्त के साथ साथ चेंज कर जाते हैं, अडेप्ट कर जाते हैं, तो फिर तो आपकी जॉब नहीं खाई जाएगी। अगर आप अडेप्ट नहीं करते हैं तो आपकी जॉब खाई जाएगी। तो ये इंसान के अपने ऊपर आता है, ये टेक्नोलॉजी की तो नहीं मैं कह सकता कि एआई की गलती है। ये गलती इंसानों की है जिन्होंने उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, या उसको इस्तेमाल ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी जॉब चली गई। कोई और क्वेश्चन? सोसाइटी का विजन एक ऐसे विजनरी लोगों की, विजनरी स्टूडेंट्स की एक ऐसी टीम तैयार करना जो ना सिर्फ खुद विजनरी हो बल्कि विजनरी लोगों को पैदा करे, और उसके विजन की बुनियाद इस्लाम। सिंपल एज दैट। बाकी जो फंक्शनिंग के रिलेटेड चीजें होती हैं वो तो हर सोसाइटी में होती हैं, लेकिन अगर इसको मैं कंक्लूड करूंगा तो वही नहीं अल्फाज में करूंगा। बाकी अगर किसी का क्वेश्चन मजीद है, वो है, उनको माइक दो या जाए। आपने इस्लाम की बात की और उसके अलावा आपने कहा कि आइडियोलॉजी। जी जी, ये आइडियोलॉजी मैटर करती है। ये आप जरा आपने कहा कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है हमारी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम आपने बताया। लेकिन जो यूरोपियन हैं उनके पास ना कुरान है और ना इस्लामिक आइडियोलॉजी, उसके बावजूद उनका पॉलिटिकल सिस्टम और हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है। क्यों? उसकी क्या वजह है कि उनके पास इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं है, ना ही इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेकिन इसके बावजूद देखेंगे वो कहाँ जा रहे हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किधर जा रहा है। हम ये मैंने हमारे पास कुरान है, आइडियोलॉजी है, एवरीथिंग, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये चल मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। ये बात ना मैंने आई थिंक प्रेजेंटेशन में भी आपको, अगर आप देखें ना, मैंने प्रेजेंटेशन के अंदर भी इसका जवाब दे दिया। जो हज़रत उमर वाला मैंने आपको वाकया बताया ना, उसमें इसका आंसर मिल जाता है। इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने असूल रखा हुआ है कि जिस चीज को आप जितने फर्मली बिलीव करते हैं ना, उतना चांसेस होते हैं उस चीज का हो जाने को। उन्होंने बिलीव किया, बल्कि मैं आपको, आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने बहुत सारी चीजें, या जो उनका रेनेसेंस का टाइम था ना, उस टाइम अगर आप पढ़ेंगे ना, अल गजाली हो गए और इस तरह के मुख्तलिफ जो फिलासफर्स थे, मुसलमानों से उन्होंने चीजें ली थी, उसी से अपना जो थियोलॉजी थी वो पूरी बनाई है, उन्होंने अपनी पूरी फिलोसफी बनाई है। लेकिन उसके बाद फर्क क्या हुआ? मुसलमानों ने अपनी चीज पे बिलीव करना छोड़ दिया और उन्होंने बिलीव करते रहे। आज वो बिलीव करते हैं और उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी पूरी दुनिया पे छाई हुई है,
और हमारी जो है वो अपने मुल्क में नहीं आती है। अपने मुल्क क्या है, अपने महल्ले में भी नहीं आ सकती है। ये भी इस हद तक हमारी ये अलमिया है इस वक्त। तो किसी का क्वेश्चन मजीद है? कंक्लूड करें फिर इसको? ठीक है फिर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बात। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने अच्छे अंदाज में स्टूडेंट्स को क्लियर किया जो उनके क्वेश्चंस थे और वीडियो बुक बताया। तो जैसे कि आपने बात की और क्वेश्चन भी ये था, तो उसका ये था कि बिलीव करें। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो एक नज्म है, मेरी नज्म या गज़ल जो भी है वो मेरी भी काफ़ी फेवरेट है मोटिवेशन के लिए, कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भीख हो सकता है, इस राह में रहज़न है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करना चाहूँगी और थैंक यू करना चाहूँगी जो मेंबर्स पहले से थे या जो न्यू मेंबर्स आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। क्लासेस का शेड्यूल काफ़ी टफ जा रहा है, तो थैंक यू सो मच। तो आगे नेक्स्ट, जैसे प्रेसिडेंट ने बताया कि हम कोई और इवेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच।